हम सब भारत के नक्शे को राज्यों और उनकी राजधानियों में बंटा हुआ देखते हैं, है ना? पर क्या ये नक्शा इतना सीधा साधा है जितना हमें दिखता है? असल में इस नक्शे के अंदर कई और परतें भी छिपी हैं, जो भारत के शासन की एक बड़ी ही अनूठी कहानी सुनाती हैं। तो आज हम राज्यों की सरहदों से थोड़ा आगे निकलेंगे और उन खास इलाकों को समझेंगे जहां शासन का तरीका बिल्कुल अलग है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये अलग अलग शासन वाले क्षेत्र कौन से हैं? कुछ तो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपनी खास संस्कृति को बचाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। चलिए इस दिलचस्प पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारी इस खोज में सबसे पहला पड़ाव है केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। ये वो इलाके हैं जिन पर राज्यों की तरह उनकी अपनी सरकार का नहीं, बल्कि सीधे केंद्र सरकार का शासन चलता है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन्हें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो यूनियन टेरिटरी भारत के वो हिस्से हैं जहां राज्यों की तरह मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं होता। यहाँ का पूरा शासन प्रशासन सीधे राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त किए गए एक प्रशासक या फिर एक उपराज्यपाल चलाते हैं। देखिए, इन प्रदेशों को बनाने के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है, बल्कि इसके कई अलग अलग कारण हैं। जैसे कि दिल्ली, जो देश की राजधानी है, और चंडीगढ़, जो 2 राज्यों की राजधानी है, तो यहाँ प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्हें केंद्र के अधीन रखा गया। वहीं दूसरी तरफ पुदुचेरी की एक अलग फ्रांसीसी विरासत है, उसको सहेजने के लिए उसे ये दर्जा मिला। और अंडमान निकोबार या लद्दाख जैसे इलाके तो देश की सुरक्षा के लिहाज से इतने ज्यादा जरूरी हैं कि उनका कंट्रोल सीधे केंद्र के हाथ में होना ही चाहिए। आज की तारीख में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। एक तरफ अंडमान जैसा खूबसूरत द्वीप है, तो दूसरी तरफ दिल्ली जैसा बड़ा महानगर। और मजे की बात यह है कि इनके जो प्रशासनिक हेड होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। कुछ जगहों पर उन्हें उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, तो कुछ में प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही जैसा सिस्टम चलता है। यहाँ पर स्वशासन यानी खुद के फैसले लेने की आज़ादी के लेवल में भी काफी फर्क है। यहाँ हमें 2 अलग अलग तरह के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ हैं दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहां लोगों की चुनी हुई अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होते हैं, जो काफी हद तक एक राज्य की तरह ही काम करते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं चंडीगढ़, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे इलाके, जहां कोई विधानसभा नहीं होती और सारा कामकाज सीधे केंद्र के भेजे हुए अधिकारी ही संभालते हैं। और दिल्ली का मामला तो इन सब से भी ज्यादा अनोखा है। यहां चुनी हुई सरकार भी है, विधानसभा भी है, लेकिन 3 सबसे जरूरी चीजें, शहर की कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, ये दिल्ली सरकार के हाथ में है ही नहीं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए इन बेहद संवेदनशील मामलों पर सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का होता है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो दिल्ली को एक पूरे राज्य का दर्जा मिलने से रोकती है। चलिए अब यूनियन टेरिटरीज से हटकर भारत के नक्शे की एक बिल्कुल अलग परत को देखते हैं। ये वो इलाके हैं जिन्हें किसी प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भारत के मूल निवासियों यानी जनजातीय समुदायों की अनोखी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए बनाया गया है, एक सुरक्षा कवच की तरह। इसके लिए हमारे संविधान में 2 बहुत ही खास इंतजाम हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची के तहत जो इलाके आते हैं वो देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं। वहीं 6ठी अनुसूची का फोकस खास तौर पर उत्तर पूर्व के 4 राज्यों पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। 5वीं अनुसूची जो है वो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है, जहां राज्यपाल को इन इलाकों की हिफाजत के लिए खास शक्तियां मिलती हैं। लेकिन 6ठी अनुसूची इससे एक कदम और आगे जाती है। ये इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें बनाती है, जो एक तरह की मिनी सरकारें होती हैं, जिन्हें अपने मामलों पर खुद कानून बनाने का हक होता है। जरा सोचिए, इन स्वायत्त परिषदों के अधिकार कितने ज्यादा हैं। ये अपनी जमीन और जंगलों के मैनेजमेंट से लेकर शादी ब्याह और सामाजिक रीति रिवाजों तक पर खुद कानून बना सकती हैं। यहां तक कि अपनी लोकल अदालतें भी बना सकती हैं। ये जमीनी स्तर पर स्वशासन का एक बेहद शक्तिशाली मॉडल है, जो इन समुदायों को अपनी पहचान और परंपराओं को जिंदा रखने की असली ताकत देता है। लेकिन जनजातीय शासन की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम शासन के बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर उतरते हैं, यानी गांव के स्तर पर। यहां एक बहुत ही क्रांतिकारी कानून काम करता है, जिसे हम पेसा
PESA एक्ट के नाम से जानते हैं। ये कानून सीधे सीधे लोगों के हाथों में शक्ति देने का एक जबरदस्त तरीका है। देखिए, पेसा कानून यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, इसका एक ही लक्ष्य है, शासन की असली ताकत ग्राम सभा के हाथों में देना, जिसमें गांव के सभी बड़े सदस्य शामिल होते हैं। इसका मकसद ये पक्का करना है कि गांव के जंगल, जमीन और पानी जैसे संसाधनों पर पहला हक गांव वालों का हो और फैसले भी वही लोग मिलकर लें। पेसा की जो मूल भावना है वो यही है कि ग्राम सभा को अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और अपने सामुदायिक संसाधनों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये सिर्फ सड़क और नाली बनाने की बात नहीं है, ये लोगों की पहचान और उनके जीने के तरीके को बचाने की गारंटी है, जिसके फैसले गांव के लोग खुद मिलकर करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, भारत को चलाने का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर इन जनजातीय क्षेत्रों तक ये एक बहुत ही लचीली व्यवस्था है जो हर इलाके की खास ज़रूरतों को समझती है और उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। इसी मॉडल को विषम संघवाद या असिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते हैं और शायद यही अनेकता में एकता की भारतीय भावना का असली सार है। लेकिन जाके जाते एक सवाल छोड़ना भी जरूरी है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, विकसित हो रहा है, क्या शासन के इन विशेष मॉडलों को भी आने वाले वक्त के हिसाब से बदलने की जरूरत पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हीं व्यवस्थाओं के लचीलेपन पर ही भारत की तरक्की और उसकी एकता का भविष्य टिका हुआ है।